Yes. Good morning to all of you. Welcome back. Let us go ahead with our discussion now on a completely new subject and a new topic. The name of our subject is now business laws, and the name of the topic which I want to start today is Indian Partnership Act. Now there are 2-3 things which I would like you to understand properly before we start with the lecture. The first one is, I am always insisting all students, let them be foundation or intermediate or anybody, to read the study material at least once. The notes given by Prasad sir obviously are very lucid and very easy to understand, and that may be your staple diet for the purpose of preparing for your examination. But at the same time, remember that you need to read the study material given by the institute at least for one time minimum. You may find the language to be a little difficult. You may find the presentation to be not so comfortable. You may find the font to be not so readable. Everything is possible. But at the same time, that is something which is a language which ultimately you will have to develop. So it is necessary for you to develop the flavor of the language of institute. You can't say that मैं बिल्कुल पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्टली पास होके दिखाऊंगा. अगर शायद फाउंडेशन में पास हो जाओगे बिना स्टडी मटेरियल पढ़े हुए, तो बाद में इंटरमीडिएट में अटक जाते हो. गलती से इंटरमीडिएट भी पास हो सके तो फाइनल में अटक जाते हो, और गलती से फाइनल पास भी हो गए तो बाद में प्रैक्टिस करने के टाइम लोगों को समझ में आता है कि इसके अंदर उतनी ताकत नहीं. सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर रीडिंग द स्टडी मटेरियल एटलीस्ट वंस. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाई करो और सर का नोट्स यूज मत करो. सर का नोट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटीफुल है, और उसी को यूज करना है. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट स्टडी मटेरियल को साइड में रखना पॉसिबल नहीं है. अकाउंट्स के बारे में फॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, हम उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. सो एवरीथिंग गेट्स टेकन केयर ऑफ. लॉ के बारे में क्या होता है, हम लोग इजीनेस की तरफ जाने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्टडी मटेरियल को साइड में रखते हैं. वो आपको करना नहीं है, तो मैं स्टडी मटेरियल से पहले पढ़ूंगा, क्लास का नोट्स में नहीं यूज करूंगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ, वो हम बाद में रेफर करेंगे फटाफट से डिस्कस करने के लिए, यहाँ पे क्या दिया क्या नहीं दिया करके. बट मेरा लॉजिक रहेगा कि हम क्लास में मेरे साथ ही आपका एक बार नोट्स पढ़ के हो जाना चाहिए, स्टडी मटेरियल पढ़ के हो जाना चाहिए, और मैं उसके हिसाब से डिस्कशन करूंगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज दैट यू नो मी एज एन अकाउंट्स प्रोफेसर, so you will expect that sir will behave like accounts. That is not the case. I am now a law professor. तो मेरा डबल रोल याद रखो. तो अभी ये थोड़ा अलग टाइप का प्रोफेसर रहेगा. So you will have to remember that. मैं कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा तो वो करके आने का रहेगा. सर मैं ऑलरेडी अपना 90 डे चैलेंज में हूँ, उसका भी पढ़ाई रहता है, वो सब चीजें चलता है. दैट इज ओके. अभी आपको कोई ऑप्शन है नहीं, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा. थर्ड पॉइंट, इट इज अबाउट दिस लॉ. इसके पहले आपने जो 2 अलग अलग कानून पढ़े हुए हैं, 3 कानून पढ़े मेरे ख्याल से आपने, उसमें से 2 जो थे, एक था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक था सेलम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसके पहले भी शायद मैंने बताया हुआ रहेगा जब मैं पार्टनरशिप का अकाउंट चालू कर रहा था तभी. फिर से बार ठीक से बताता हूँ कि जब तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ाई करते हो, जब तुम सेलम गुड्स एक्ट का पढ़ाई करते हो, तब तुम उन 2 लोगों के बारे में बात करते रहते हो जो एक दूसरे को पहचानते नहीं है, जो एक दूसरे को बाद में फिर से एक बार मिलने को आएंगे, इसका गारंटी नहीं है, जिनके पास रिपीटिशन ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा, इसका गारंटी नहीं है, जो शायद उनके जिंदगी का एक ही ट्रांजैक्शन रहेगा, बाद में कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा. ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहां पे एक के फायदे में दूसरे का नुकसान है और दूसरे के फायदे में पहले का नुकसान है. ऐसे सिचुएशन में दोनों लोग अपना फायदा खींचने के लिए सामने वाले को फंसाने का चांसेस है, सामने वाले को झूठ बोलने का चांसेस है, सामने वाले के पास से कैसे सिचुएशन को खींच के लेके आने का, ये सब चीजें करने का चांसेस है. तो इन दैट सिचुएशन इट इज वेरी ऑब्वियस दैट पीपल विल बी अफ्रेड ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शंस विद एनीबडी who is not from their caste, creed, religion, or their locality or their language. In that case, the society will not flourish. We need to create a system wherein people of any language, people of any caste, any religion, any creed, any language, or any particular locality, any culture, any value systems should be in a position to keep their value system away at their home. But when they're doing transactions, they should be completely having guarantee दैट सामने वाला क्या क्या करने वाला है, और सामने वाले ने ये चीज नहीं किया तो मेरे पास कौन सा रेमेडी रहने वाला है, और ये रेमेडीज मुझे जितना अवेलेबल रहेगा उतना ही सामने वाले को भी अवेलेबल रहेगा. अगर हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकेंगे तो हम एक बड़े सोसाइटी को क्रिएट कर सकेंगे.
That was the basic intention of creating Indian Contract Act. Indian Contract Act obviously was based on the British Contract Act. British Contract Act was designed basically for the purpose of ensuring that the colonies of Britishers which they were trying to create, the empire they were trying to create, that empire should have uniform code for the purpose of transaction. So any British person working in any particular colony will not have to again learn the customs and traditions of the area where he is going to do the business. They were trying to create uniformity. जैसे एप्पल करने का कोशिश करता है, जैसे एंड्रॉइड करने का कोशिश करता है, अब ये हमारा कोड है, इस फोन के अंदर यही चीजें चलेगा और ऐसे ऐसे चलेगा. तो एंड्रॉइड में कभी कभी कुछ खामियां रह सकती है, क्या रह सकती है. एप्पल के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. That is a totally different thing. But most important, we are trying to create an ecosystem. We are trying to create a system wherein people are having full guarantee का भाई ऐसा है मतलब ऐसा ही होने वाला है. There is no difficulty. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. अगर कोई ऐप डेवलप करके आता है तो उसको ऐप स्टोर के नहीं तो प्ले स्टोर के अलग अलग रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे. और अगर वो फॉलो नहीं करता रहेगा तो फिर उसके ऐप को नहीं तो उसके जो प्रोग्राम रहेगा उसको वहां से रिमूव किया जाएगा. इसका भी गारंटी दिया हुआ है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. So same is the case which were done at that point of time without using software, without using phones, without using a hardware device. They were trying to create a system for the or the software for the entire society. Society not for the purpose of how to live in your house. Society for the purpose of how to do transaction with unknown people. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो वहां पे एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता था. तो हमने बोला कि एवरीथिंग विच इज हैपनिंग बिटवीन टू पर्सन्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे पहले आइडेंटिफाई करके रखा था. इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले क्या बोला, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और लीगल कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है. तो कॉन्ट्रैक्ट के दो अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट करके लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट. फिर ये भी बोलकर रखा था कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए कम से कम दो लोगों का जरूरत पड़ेगा. फिर बोला था कि बाबा वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहना चाहिए. फिर बोला था कि बाबा देयर शुड बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट ऐसा अपने आप क्रिएट नहीं हो सकता है. अपने आप क्रिएट होने वाले कॉन्ट्रैक्ट भी बाद में बोल के रखे थे. कौन से वाले, वसी कॉन्ट्रैक्ट. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो उन्होंने हर चीज का बराबर से ख्याल रखा था कि क्या क्या अपने को सिस्टम्स को याद रखना पड़ेगा जिसकी वजह से अ पर्सन ऑफ अ कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज, completely different religion, completely different belief system will be in a position to deal with the transaction or do the transaction with a person of completely different language, different religion and different belief system. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों को हमने पूरा पूरा हक दिया है कि खुद का प्रॉफिट कमाओ. मतलब दोनों को पता है कि सामने वाला मुझसे प्रॉफिट खींचने का कोशिश करे. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. बचपन में जब आपको मम्मी दुकान में भेजती है सोसाइटी के आसपास की दुकान रहेगा, अभी क्या बोलती है, वो दुकानदार चाचा के पास से चॉकलेट लेके आ जाए. दुकानदार चाचा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. नहीं तो क्या सब्जी वाली मौसी. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट रिलेशन. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. वो हमेशा का दुकान है हमारा तो वो फंसाएंगे नहीं अपने को. बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेड है कि वो अपने से प्रॉफिट नहीं कमाएंगे. यार समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलते ऐसा कुछ है ही नहीं. वो चाचा रहेंगे तो भी चाचा को प्रॉफिट कमाने का अधिकार है. मौसी रहेंगे तो मौसी को प्रॉफिट कमाने का अधिकार है. और हमको भी मौसी के पास से प्रॉफिट कमाने का अधिकार है. थोडी कोथिंबीरची अजून एक काटे टाका. समजतं मी काय म्हणतो ते. एखादा केळं अजून एक्स्ट्रा जास्त द्या, एखादा ऍपल थोडं जास्त द्या. ते 500 ग्रॅम तुम्ही म्हणता अर्धा किलो द्या म्हणून त्याच्यामध्ये, पण असू दे की 510 ग्रॅम लगेच काय पैसे नका होते यासाठी. तो यू विल ट्राई टू गेट 510 ग्राम्स एट द प्राइस ऑफ 500 ग्राम्स. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. और वो बार्गेन करने का कोशिश करेगा, नहीं नहीं इतना नहीं चलता है सिस्टर, नहीं नहीं इतना चलता रहे वगैरह वगैरह करके. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. So they were accepting this fact कि तुम चाचा बोलो, मामा बोलो, मौसी बोलो, चाची बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन फिर भी उसको भी तुम्हारे पास से प्रॉफिट कमाने का अधिकार है और तुमको भी उसके पास से प्रॉफिट कमाने का अधिकार है. और तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा नुकसान होगा. गाली मत देते बैठना. उसको मत बोलते रहना कि बाबा तूने मुझे फंसाया हुआ है, तो इन दैट केस भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है वगैरह वगैरह करके. फंसाया हुआ है प्रूव करके दिखा कि फंसाया हुआ है. फ्रॉड है क्या, कोर्शन है क्या, अनडू इन्फ्लुएंस है क्या, मिसरिप्रेजेंटेशन है क्या, मिस्टेक है क्या, ये रहेगा तो इन दैट केस चल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन. मिस्टेक के बारे में वॉइडेबल नहीं होता. बायलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक. बायलैटरल रहेगा तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और यूनिलैटरल मिस्टेक रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज इट इज योर मिस्टेक. सामने वाला आपको कुछ फंसा नहीं रहा था. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. तो भगवान के घर का बात करने का ही नहीं है. भगवान को उसका जिंदगी करने दो बाबा. उसको पूरे यूनिवर्स को संभालने का. भगवान है कि नहीं मालूम नहीं, अगर रहेगा तो उसको पूरे यूनिवर्स को संभालने दो. सामने वाले ने तुमको केला देते वक्त, एप्पल देते वक्त, मैंगोज देते वक्त फंसाया, इसका जिम्मेदारी भगवान की ओर मत डाल. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. तुम्हारा ट्रांजेक्शन कर लो.
That was a simple thing which was considered by Britishers when we were designing their political system. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और किधर तुमको जाना पड़ेगा if you are defrauded, उसके बारे में बोल के रखा था. What are the different remedies available to you? सामने वाले ने तुमको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले तो लिया, लेकिन बाहर जाने का चांस नहीं दे रहा है. In that case तुम्हारे पास क्या क्या चांसेस रहने चाहिए? How can you get out of the contract? When can you say that the performance of contract is complete from your side? वो भी बोल के रखा था. So they created a very beautiful system wherein you are having the capacity to enter into the system as well as get out of the system, either by completing the transaction or by not getting hurt by the inefficiency of other party. यार समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने क्या कंसिडर किया था, टेबल के इस साइड में मैं रहूंगा, टेबल के उस साइड में तुम रहो, और इसके लिए अनडू इन्फ्लुएंस का क्लॉज डाल के रखा था कि जहां पे मैं टेबल के इस साइड में हूं और तुम टेबल के उस साइड में हो, ये भूल के तुम ये समझ लेते हो कि मैं तुम्हारे साइड में बैठा हुआ हूं. एग्जाम्पल कौन सा? डॉक्टर एंड पेशेंट. एग्जाम्पल कौन सा? टीचर एंड स्टूडेंट. बच्चा आके मुझे पूछता है सर सी एंटर आपके क्लास में लगाऊं क्या? समझ मैं क्या बोलूंगा बताओ? मैं क्यों बोलूं बताओ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? बच्चा आके मुझे बोलता है सर मैं सीए करूं क्या 12वीं के बाद? नाउ देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन. If I know that the child is not having the capacity to do the studies for CA, I am supposed to tell him, देख भैया मुझे लगता तो नहीं है कि तेरे पास ताकत है करके, लेकिन तुझे करना करेगा तो कर सकता है, ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट इज सपोज्ड टू बी माय फ्लाइंग ओपिनियन. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नाउ देयर इज अ चांस दैट मैं मेरे पोजीशन को यूज करके, क्योंकि मेरे पास सीए का क्लासेस है, मुझे फीस मिलने वाला है, तो बोल सकते नहीं नहीं तू कर, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, सब कुछ कर देता हूँ. सो दैट मींस एक्चुअली स्पीकिंग इट कैन बी कंसीडर्ड एंड इन्फ्लुएंस. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? प्रोवाइडेड it can be proved that the other party depended completely on my assessment. ये तो अभी गड़बड़ हो जाएगी ना. कोई बच्चा आएगा 12वीं का, पूछने के सर क्या करूं, मैं बोला हाँ ठीक है भाई, देख भाई पढ़ाई करना पड़ेगा, इतना बोल के रखा भाई. तो उसने एडमिशन लिया, फिर फेल हो गया, फिर बाद में कोर्ट में गया, बोलते इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनडू इन्फ्लुएंस, सर ने मुझे झूठ बोला. मैं बोलूंगा देन इट विल हैव टू बी प्रूव्ड बाय यू. अभी खाली बुक मुझे यूज मत कर, उसमें अटका मत उसमें कि मैंने तुझे फंसा हुआ है करके. इट विल हैव टू बी प्रूव्ड बाय यू दैट अनडू इन्फ्लुएंस वाज द रियल रीजन व्हाई यू एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? Can you prove that it was me who instigated you to come into contract? Lawyer and his client, doctor and his patient. आपको हार्ट का सर्जरी करना पड़ेगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैंने सेकंड ओपिनियन लिया रहेगा, बाद में मैंने डिसीजन लिया रहेगा, और बाद में सपोज हार्ट अटैक फिर से आया रहेगा, तो नाउ आई कैन नॉट गो फॉर आस्किंग द डॉक्टर कि डॉक्टर आपने अनडू इन्फ्लुएंस यूज किया करके. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? आई हैव ऑलरेडी टेकन सेकंड ओपिनियन, और आई वाज हैविंग द चांस टू टेक सेकंड ओपिनियन, आई डिड नॉट टेक इट. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? दिस इज योर प्रॉब्लम. सो हमने ये एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे स्पेसिफिकली अनडू इन्फ्लुएंस आ सकता है. अनडू इन्फ्लुएंस को यूज करके सामने वाले को फंसाया जा सकता है. हमारा बेसिक लॉजिक है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो दोनों पार्टीज है, वो एक पार्टी टेबल के इस साइड में बैठी हुई है, दूसरी पार्टी टेबल के उस साइड में बैठी हुई है. दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी को अगर ऐसा लगता रहेगा कि सामने वाला पार्टी मुझसे प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, और उसके ओपिनियन पे मैं पूरा पूरा विश्वास रख सकता हूं, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को यूज करके टेबल के इस साइड में बैठने वाली पार्टी ने अगर सामने वाले को विश्वासघात किया रहेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल करना पॉसिबल है. merely because I am in that situation, it does not mean automatically there is undue influence. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वो प्रूव करना पड़ता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक्सेप्ट किया था कि अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो देयर आर 50-50 चांसेस कि some people are inherently good at their heart, or at least with that person they may be good and they may not use undue influence, and some people are inherently bad at their heart. They may always try to find out a situation wherein they will either influence the opinion of others by using their position, or although they are generally good, but for one person they may try to defraud. तो जहां पे डिफ्रॉडिंग हो सकता है, वहां पे सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकलने का रास्ता मिलना चाहिए. But very important thing I'm repeating for the last time is that under Indian Contract Act, the assumption is that both the parties are exactly on opposite side of each other. But now when I'm trying to think about Indian Partnership Act, which is today's discussion, here it is considered that I am sitting on this side of the table and the other party is also sitting on the same side of the table. We are not trying to create a temporary relationship or temporary transaction. We are trying to create a permanent relationship wherein हम दोनों टेबल के साइड में रहेंगे और हम दोनों मिलके दुनिया के साथ डील करेंगे. सो दुनिया के साथ डील करते वक्त मुझे लग रहा है तू मेरे साइड में है, और अगर तू सामने वाले के साइड में जाके बैठा रहेगा तो तेरे से गड़बड़. लगान पिक्चर देखा कि नहीं देखा किसी ने? याद है किसी को? लगान पिक्चर में एक आदमी रहता है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है. नहीं रुको ना. तो उसको ये अपना जो आमिर खान का टीम है, भुवन का टीम है, उसको विश्वास थोड़ा कम रहता है. उसको लगता है कि ये गोरों के सामने जीत नहीं सकेंगे, तो उसको वो जो कैप्टन रसल रहता है वो अपने साइड में बुला लेता है
और बोलते कि राजा रन आउट करने का तुझे, सामने वाले को भागने का ही नहीं है। इसने कॉल कर दिया रन करने को आजा करके, तो पहले थोड़ा भागने का, लेकिन फिर से वापस चला जाने का, तो इनके सामने वाला आदमी आउट हो जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर रनर विथ मी. आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम प्लेइंग बैट्समैन एंड यू आर द नॉन स्ट्राइकर एंड बैट्समैन. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जब मैं तुमको कॉल करूंगा रन करने को आजा, तो तू मेरे साथ रहने वाला है, सामने वाले के साथ जाने वाला नहीं है. अगर तू सामने वाले के साथ जाएगा तो इन दैट केस शायद तुम दोनों एंजॉय कर लोगे, लेकिन मैं खड्डे में जाऊंगा. और मैं तुम्हारे पर विश्वास रख के चल रहा था, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था तुम टेबल के इस साइड में हो, वो सामने वाला पार्टी है, सामने वाला टीम है, उनको हराने का हमारा ये बेसिक इंटेंशन है. हम दोनों एक दूसरे को फंसाने वाले नहीं है, ये अपना इंटेंशन है. तो हाउ टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग. और हम लोग एक मैच नहीं खेलेंगे, शायद हम लोग बार बार बहुत सारे मैचेस खेलते रहेंगे, या फिर हम कितने सालों अपने को आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए. फिर हम लोग अपना एग्रीमेंट को किस तरह से डिजाइन करेंगे. That's what we are interested in creating. So this is not 7 जन्मों का relationship, and this is not single relationship for a single transaction. This is a completely different type of relationship. Indian Contract Act जैसा relationship नहीं है, and till death do us apart, नहीं तो till 7 deaths do us apart, ऐसा वाला भी ट्रांजेक्शन नहीं. तो ये नया टाइप का रिलेशनशिप अपने को क्रिएट करने का है. यहाँ पे हम लोग जब एक्चुअल बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उसके बाद में ही हम लोग इस ट्रांजैक्शन में, इस रिलेशनशिप में उतरने वाले हैं. जैसा हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला था, वैसे यहाँ पे भी बोला जाएगा. लेकिन कभी कभार आपको माइनर होने के बावजूद भी इसमें एंट्री करने को मिल सकता है. ये अपने को डिफाइन करना पड़ेगा. फिर कब अलाउ करेंगे, कब अलाउ नहीं करेंगे, वो भी सोचना पड़ेगा. फिर माइनर को संभालना पड़ेगा कि बाकी के मेजर पार्टनर उसको शेंडी लगाना नहीं चाहिए. उसके अलावा मेजर पार्टनर ने दूसरे मेजर पार्टनर को शेंडी लगाना नहीं चाहिए. इसके लिए उनके ड्यूटीज डिफाइन करने पड़ेंगे, उनके राइट्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि वो बात नहीं, तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है. सिर्फ जिम्मेदारी पता कि नहीं चलता है. अगर ये जिम्मेदारी तुमने ब्रीच किया तो तुम्हारे ऊपर कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, सामने वाले के पास कौन सा राइट दिया हुआ है, वो भी तुमको मालूम रहना चाहिए. देन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रिलेशनशिप. सो इट इज लाइक दो 7 vows which a person is supposed to take when he is going for marrying a girl or the girl is marrying the boy. अगर आपने देखा रहेगा तो क्या होता है, वहां पे तुम्हारा सप्तपदी बोलता है. स्पेशली हिंदू ट्रेडिशन में देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड सप्तपदी. लड़का और लड़की वो अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? एवरी वन पर्टिकुलर राउंड और एवरी वन पर्टिकुलर स्टेप इज अ वाव. एट दैट टाइम some mantras are chanted. Unfortunately, mantras are in Sanskrit, and Sanskrit is for 50 marks maximum. So we don't know what it is. And anyway, we are not interested in mantras at that point of time. तो सुनाई भी देते रहते हैं, बाहर सब हवा चल रहा रहता है, वो आंख में धुआं आ जाता रहता है, तो क्या चल रहा है कुछ पता रहता नहीं. लड़के को लगता है अपना मेकअप उतर रहा है, लड़का लगता है उसका मेकअप उतर रहा है. तो then everything is complicated situation. So nobody remembers what is being said there. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? So the idea is very simple. You are telling those two people that यार तुम लोग ये रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और ये रिलेशनशिप तुमने अकेले अकेले क्रिएट किया हुआ नहीं है. तुमने भगवान को साक्षी मानते हुए, ब्राह्मण को साक्षी मानते हुए, भगवान मतलब कौन वहां पे, अग्नि भगवान है, और सारे दुनिया के लोग तुमने खाना खाने को बुलाए हुए हैं. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? उनके विटनेस है, विटनेस तुमने ये सब बोला था, तुमने एग्रीमेंट किया हुआ था. इट्स नॉट एन एग्रीमेंट व्हिच इज डन इन सीक्रेट, इट्स एन एग्रीमेंट व्हिच इज डन इन पब्लिक. यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट. जो मैं बोलता हूँ तुमको कंपनीज एक्ट के बारे में, वो यहाँ पे भी है कि पहले बोलो और जो बोला है वो बाद में करते रहो. लेकिन तुम बोला है कि नहीं बोला तुमको समझेगा नहीं, शायद तुम भूल जाओगे तो लोग बोलेंगे नहीं हमने खाना खाया था, मुझे याद है ये बोला था. समझ रहे हैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और एक आदमी को नहीं खाना खाने को बुलाते, बहुत सारे लोगों को खाना खाने को बुलाते. लॉजिक क्या? क्योंकि अगर सपोज लड़के ने वाउस लिए हुए हैं और बाद में उनको लगता है कि बाबा नहीं मुझे तो सामने वाले को फंसाने का है, शादी हुआ ही नहीं करके बोलने का है, तो ये विटनेस है, इसने खाना खाया था, वो बोलेगा नहीं मैं आया था करके, तो विटनेस को पहले टपका दो. यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो विटनेस जैसे ही अपने आप चला गया, बुड्ढे को बुलाओ खाना खाने के लिए, जो शायद अभी 1 साल जिएगा. समझ में क्या बोल रहा हूँ? और बाद में खाना खा के चला गया, 1 साल के अंदर गुजर गया, तो बाद में अभी चलो मैं बोला नहीं था ये सब चीजें पॉसिबल है. क्या सब तभी फोटोग्राफ भी नहीं थे, वीडियो शूटिंग भी नहीं था. तुमको क्या लगता है फोटोग्राफर वीडियो शूटिंग क्या तुम्हारे लिए मेमोरीज के लिए रहता है? तुम्हारे मेमोरीज के लिए नहीं, प्रूफ के लिए रहता है कि शादी हुआ है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? दैट्स अ फैक्ट. When all these different things came, कौन सा तुम्हारा नाम है? उसका नाम उदित नारायण, मालूम है तुम लोगों को? सिंगर उदित नारायण. उसका नेपाल में पहले शादी हुआ था, बाद में इंडिया में आया, यहाँ पे फिर से उसने दूसरा शादी किया. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? फिर उधर की उसकी बीवी वापिस आई.
बोलते कि शादी हुआ है, समझ में कैसे बोल रहा हूँ, तो बोलते नहीं हुआ है, बोलते फोटो है, समझ में कैसे बोल रहा हूँ. So remember that photos are not just for the purpose of your sweet memories. They are sweet memories, but sometimes for some people, there is a chance that they may try to get out of that particular contract. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Without taking the responsibility for the same. In that case, it can be used as an evidence in the court of law. तो ये वाला सिस्टम अपने को करने का है. फिर यहाँ पे भी रिलेशनशिप क्रिएट करना है. शादी हमने बहुत सारी करनी चाहिए कि शादी हमने एक करके पूरी निभानी चाहिए. एक करके कितना टाइम लगा था, क्या करूं. अगर निभानी नहीं आती है तो उससे बाहर निकल के सामने वाले को भी बाहर निकलने का पूरा चांस देगी, और कानून के सामने जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा करके बाहर निकल के बाद में दूसरी करनी है तो करो, लेकिन पहले को साथ में रखते हुए दूसरों को तकलीफ मत दो, फंसाओ मत. दैट्स द बेसिक थिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड ऑफ. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. बट इन पार्टनरशिप आर वी गोइंग टू डू द सेम थिंग? इज इट ए केस दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फैमिली? क्योंकि शादी भी हम लोग बोलते हैं कि मेजर होने के बाद ही किया करो, पार्टनरशिप बोल रहे मेजर होने के बाद ही किया करो. वो भी रिलेशनशिप है, ये भी रिलेशनशिप है. उसका मकसद जिंदगी में जो सुख आएंगे दुख आएंगे उनको सबको साथ में झेलने के लिए, उनको सबको साथ में सहन करने के लिए, उनको सबको साथ में एंजॉय करने के लिए अपने को तो साथीदार चाहिए. सुख आया तो अपने साथ और दुख आया तो भाग जाएगा, ऐसा अपने को नहीं चाहिए. सुख दुख का साथी चाहिए. इसके लिए हम शादी करते हैं. अभी सुख दुख का एक साथी मिल गया तो और एक साथी की क्या जरूरत? तो पार्टनरशिप में क्यों रहे? समझ में कैसे बोल रहा हूँ. तो पार्टनरशिप का मकसद कुछ तो अलग रहने वाला है. वो सुख दुख का साथी ढूंढने का मकसद नहीं. ये भी रिलेशनशिप है, ये टेम्पररी रिलेशनशिप नहीं है, ये फेयरली लॉन्ग रिलेशनशिप है. देन द पर्पस इज व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ एंश्योरिंग that we are going to do economic activities which is going to result into profits and we want to share those profits. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. Now I am a good teacher, so I am working with Kaustubh sir, and then some other class comes and tells me that sir आप हमारा सिखाओगे क्या? तो Kaustubh sir मुझे बोलता है आनंद सर रिलेशनशिप जब तक डिवोर्स नहीं होगा तब तक चालू. तो बोलता है कौस्तुभ सर ये पैसा कमाने का रिलेशनशिप है, ये शादी वाला रिलेशनशिप नहीं. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. हाँ, अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया रहेगा कि जब तक मैं आपके क्लास में सिखाऊंगा तो बाकी किसी क्लास में नहीं सिखाऊंगा तो ठीक है, देन आई कैन नॉट गो डाउन. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. बट ऐसा कुछ मैंने बोला हुआ नहीं है. इन दैट केस आई कैन डू दैट. हाँ, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नॉन कॉम्पीट क्लॉज वाला डाला हुआ रहेगा सो दैट कैन बी अ डिफरेंट सिचुएशन. बट वैसा भी कुछ डाला हुआ नहीं रहेगा तो आई एम फ्री फॉर दैट. मैं एक अच्छा अकाउंटेंट हूँ, मैं अकाउंटिंग का अच्छा काम करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ. यू आर इंजीनियर पीपल, आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, एज अ पार्टनर कम अकाउंटेंट. मैं तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी संभाल लेता हूँ, अकाउंटिंग भी संभाल लेता हूँ और टैक्सेशन भी संभाल लेता हूँ. तुम बोले एकदम खुश, अपने को टेंशन नहीं है. आनंद सर मतलब टेंशन नहीं. तब तक मेरे दूसरे कोई स्टूडेंट्स आए, वो भी साइंस के स्टूडेंट है, डॉक्टर थे वगैरह वगैरह कोई तो स्टूडेंट्स है. बोले सर आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आओगे क्या? मैं बोला चलेगा. बोलते सर ऐसे कैसे डबल पार्टनरशिप? बोला यस, I can enter into multiple partnerships because the intention is that I should earn my livelihood. जिनके साथ मैंने ऑलरेडी सुख दुख निभाने की बात की हुई है उनको सुख लाने के लिए मुझे पैसा लगता है और पैसा कमाने के लिए मैं अलग अलग रिलेशनशिप में उतर सकता हूँ. These relationships are not for the purpose of sukh dukh. These relationships are purely for the purpose of creating economic activity which will help that relationship to earn money. That will be shared by the people in the relationship, and then they will enjoy that money with the people with whom they are married. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Are you getting the point? तो ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए किया हुआ रिलेशनशिप है. इसमें एट अ टाइम एक ही रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा कंपल्सन नहीं है. एट अ टाइम मल्टीपल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. एक वाला रिलेशनशिप एट विल रह सकता है, दूसरा वाला रिलेशनशिप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस रह सकता है, तीसरा वाला रिलेशनशिप फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड रह सकता है. आप डिफाइन कर सकते हैं आपको कैसा वाला रिलेशनशिप क्रिएट करना है. इस रिलेशनशिप में बाद में बच्चे तो आने वाले हैं ही, सो देयर इज नो नीड ऑफ डिसाइडिंग कि सर को पार्टनर्स है कि नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ डिसाइडिंग कि सर हमारे प्रॉपर्टी बाद में किसको जाएगा, बड़े बेटे को जाएगा कि छोटे बेटे को जाएगा, क्योंकि बेटा है ही नहीं यहाँ पे. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे रामायण होने वाला है ही नहीं कि राम को चाहिए कि भरत को चाहिए. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ. यहाँ पे महाभारत भी होने वाला नहीं है कि कौरव को मिलेगा कि पांडव को मिलेगा, वो भी झंझट नहीं है. ये टोटली डिफरेंट सिस्टम है. और अगर कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाएगा तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि वो ऑटोमेटिकली उसका बच्चा पार्टनर हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप है. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप नाउ, जहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर हक कैसे क्रिएट करने का उसका भी स्ट्रक्चर में डिफाइन किया हुआ है.
Those who are partners, if they decide that they don't want to continue, in that case उन्होंने जो combined property create किया रहेगा उसको divide कैसे करने का है, उसको liquidate कैसे करने का है, liquidate करके जो पैसा आएगा उसको कैसे distribute करने का है, उसके बारे में बात किया हुआ है. So here we are learning a completely different law. This law is talking about rights and duties of the people in the relationship. This law is talking about the property which is created in the relationship. This law is not talking about a particular transaction. So the focus is ये particular relationship partnership है क्या, वो पहले समझ के लेना पड़ेगा. दूसरी बात, फिर इस relationship में rights क्या रहेंगे और duties क्या रहेंगे, और तीसरी बात फिर थर्ड यूनिट में कुछ special points रहेंगे क्या. These are the different things which are required to be considered. So 3 different units are there in your study material. Unit 1 में क्या बोला है, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप. यूनिट 2 में क्या बोला है, रिलेशंस ऑफ द पार्टनर. एंड थर्ड में बोला है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ऐसे 3 अलग अलग पार्ट कंसीडर किया. छोटा सा कानून है, ज्यादा लंबा भी नहीं, फटाफट हो जाएगा. लेकिन याद रखना, दिस इज नॉट अ कानून टू बी कंपेयर्ड विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशलिटी क्या है, टेबल की इस साइड में मैं, उस साइड में तू. और पार्टनरशिप का स्पेशलिटी क्या है, टेबल की इस साइड में मैं और इसी साइड में तुम. तो हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को फंसाना नहीं है, इसलिए क्या करना है. Once you know this basic, there is a greater chance that you will understand partnership act very quickly. Okay, चलो. जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलता है, देखो जरा. व्हाट इज पार्टनरशिप, ये पहले अपने को सीखने का. उसके अंदर अपने को 2 अलग अलग क्वेश्चन सीखने के. एक का नाम क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एंड दूसरा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. 2 अलग अलग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप करके आएगा, नहीं तो व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप करके आएगा. 2 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं. समझ रहे हैं कैसे बोल रहा हूँ. फिर उसके और अलग अलग छोटे छोटे केस लॉज भी आते हैं, केस स्टडीज भी आते हैं. बाद में डिस्टिंक्शन विथ अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये एक अच्छा वाला, इजी वाला और पूरे मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्शन है. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये ऐसा तो वो ऐसा, ये ऐसा. एक पार्ट हमेशा कौन रहेगा, पार्टनरशिप. दूसरा पार्ट कौन रहेगा, आइदर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, जॉइंट क्या तुम्हारा जॉइंट विद फैमिली सिस्टम, नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, नहीं तो क्या कंपनी वगैरह वगैरह. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ. सो एक साइड हमेशा पार्टनरशिप. सो इफ यू नो द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप व्हिच आर इन द फर्स्ट पार्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो वो सामने रखने का है. और इसके सामने कंपनी में क्या होता है, एचयूएफ में क्या होता है, वो दिखते रहने का. तो श्योर शॉर्ट मार्क देने वाला क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन. और तीसरा वाला टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. कौन से टाइप के पार्टनर्स रहते हैं, उसके अंदर के कुछ पार्टनर्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, स्पेशली पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, नहीं तो पार्टनर बाय एस्टॉपेल. समझ कैसे बोल रहा हूँ. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टॉपेल, ये थोड़ा अलग टाइप का पार्टनर है. बाकी के तो बहुत सारे आपको मालूम रहेंगे. वर्किंग पार्टनर मतलब क्या, स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या, कोई बोलता है डोमिनेंट पार्टनर, कोई बोलता है स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर मतलब क्या, फिर माइनर पार्टनर के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है. और पार्टनर बाय एस्टॉपेल नहीं तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पर हमेशा क्वेश्चन आता है. बाकी के लोग तो बहुत इजी चीज है. सो ऐसा देखा जाएगा तो इसमें से बहुत सारी चीज आपने ओसीएम में सीखा हुआ रहेगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. बट अभी हम लोग उसको ओसीएम के लैंग्वेज में नहीं सीखेंगे, अभी हम उसको लीगल लैंग्वेज में सीखने का कोशिश करेंगे. क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ. चल कौन पढ़ेगा, सेकंड में पढ़िए. Partnership is the relation between persons. अरे माझ्याकडे कोणतरी बसतो पण म्हणताय बरोबर ऐकायला थोडं बोलण्याचं. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm. And the name under which their business is carried on is called the firm name. Okay. So what is being told here? A very important definition. वो जो पहला पैराग्राफ में दिया हुआ है वो पार्टनरशिप का डेफिनेशन है. What is a partnership? Partnership is a relation between the persons. Partnership is defined as a relation. Partnership is not defined as an artificial person. It is a relation. जब मैं एडमिशन हो पार्टनर टॉपिक सीख रहा था, तब मैं बहुत सारी चीजें फिर से एक बार इसके पहले बोल के रखा था, फिर से एक बार बता के रखता हूँ. रिलेशन का मतलब क्या है, जो लोग रिलेशनशिप में है जब तक वो रहते हैं तब तक रिलेशनशिप जिंदा रहता है. जब वो चले जाते हैं तो रिलेशनशिप अपने आप खत्म हो जाता है. रिलेशनशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड.
आई रिपीट, रिलेशनशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैंने एग्जांपल क्या दिया था, थोड़ा अटपटा एग्जांपल था कि अगर सपोज कोई मिस्टर एक्स है, तो लगभग 50-55 साल का है, एंड कोई मिसेस वाई है जो खुद 45-48 साल की है। मिस्टर एक्स भी विडो है एंड शी इज अ विडोअर। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और उसकी एक बेटी है या फिर उसकी एक बहन है। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में मिस्टर एक्स और मिसेस वाई जो थी वो डिसाइड करते हैं, वो मिसेस वाई भी जो विडोअर थी, नाउ शी इज sorry, she was a widow. Now they have decided to go for marriage. Unfortunately, after marriage, if any one of them dies, then the relationship is not automatically transferred on the legal head. क्या अभी ये लड़की थी बीवी, तो अभी बीवी की भी लड़की अपने आप क्या बन जाएगी? बीवी बन जाएगी। ऐसे नहीं होता। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Relationships are never transferred. Relationships can never be transmitted like this. सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? शेयर्स के बारे में ऐसा होता है कि जो आदमी शेयर होल्डर था वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके शेयर्स का जो ओनरशिप है ऑटोमेटिकली लीगल हेड के पास चला जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ एन आर्टिफिशियल एंटिटी बिकॉज द एंटिटी रिमेन्स सेपरेट एंड ओनरशिप राइट्स रिमेन सेपरेट। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, एंटिटी एंड पार्टनर्स आर नॉट सेपरेट, दे आर वन एंड द सेम। तो जब तुम और तुम्हारा फॉर्म एक ही है, तो जब तुम चले गए फॉर्म अपने आप डिसॉल्व हो गया रहता है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? So automatically you cannot go for transmission. The starting point of this particular definition tells you a lot about what you are entering into. You are not creating an artificial person. नहीं सर, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और टाटा भी बिजनेस करता है। अरे राजा, लेकिन टाटा बिजनेस कैसे करता है? टाटा आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करके बिजनेस करता है, और तू क्या कर रहा है? तू रिलेशन क्रिएट करके बिजनेस कर रहा है। तो यू आर गिविंग बर्थ टू अ डिफरेंट क्रीचर एंड टाटा हैव गिवन बर्थ टू अ डिफरेंट क्रीचर। वहां पे वन ऑफ द पेरेंट इज कंपनी रजिस्ट्रार एंड टाटा आर अनदर पेरेंट। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ पे देयर इज नथिंग लाइक एस पार्टनरशिप रजिस्टर बीइंग अ पेरेंट। वो बोलता है मैं तुम्हारा पेरेंट नहीं हुआ, तुम लोग आपस में क्या करने का करो, मेरे पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने को आओ। मैं सिर्फ लिख के रख रहा हूँ कि भाई ये लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हमने शादी किया था, वैसे ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने बोला कि हमने पार्टनरशिप किया था, बस काम खत्म। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? जिस तरह से मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाके परमिशन लेके सर हम शादी करें क्या, बोलते मुझे क्या मालूम, तुमको करने का तो करो। समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? वैसे पार्टनरशिप रजिस्टर को जाके बोलेगा सर हम पार्टनरशिप करने का तो कर भैया, मुझे क्यों पूछ रहा है? तू करेगा तो, और तुझे लगता है रजिस्टर करने का, तो मेरे पास मैं लिख के रखूंगा, हाँ ठीक है किया। आई एम जस्ट अ विटनेस। द रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप इज अ विटनेस जस्ट लाइक रजिस्टर ऑफ मैरिज। रजिस्टर ऑफ मैरिज का स्पेशलिटी क्या है? अभी खाना खिलाने की जरूरत नहीं। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? अभी अग्नि के सामने दांत फेरे लेने की जरूरत नहीं। आप उसके ऑफिस में जाओगे, गले में माला पहनाओगे, उसके नहीं एक दूसरे के, और उसके सामने जो रजिस्टर है, नोटबुक है, फॉर्मल नोटबुक है, जिसमें सब अलग अलग चीजों का बराबर से रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका नंबरिंग किया जाता है और वो रिकॉर्ड प्रिजर्व किया जाता है। उधर साइन करोगे उसके सामने और वो भी साइन करेगा, मैंने देखा है इन्होंने शादी किया था करके, तो बस काम खत्म, खाना खिलाने की जरूरत नहीं। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? फोटोज निकालने की जरूरत, करने का तो करो, बट अभी रजिस्टर में साइन हो गया वाला हो गया। सो व्हाट यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग। जब मैं बोल रहा था आपको हंसी आ रहा था कि बाबा खाना खाने के टाइम बुलाया था, इतने लोगों को बुलाया था, अभी झंझट नहीं सर, लेकिन रजिस्टर मर गया तो अभी हम झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो परमानेंट रजिस्टर है और वो मेंटेन किया जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? सो रजिस्ट्रार नाम का आदमी के ऊपर प्यार नहीं अपने को, रजिस्ट्रार नाम के उस चेयर के ऊपर प्यार है अपने को, और वो चेयर परपेचुअल सक्सेशन में चलता रहेगा। ये रजिस्ट्रार रिटायर होगा तो उसके जगह दूसरा आके बैठेगा। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। What you are trying to create in a marriage by going for video shooting, by going for photographs, by inviting so many different people, you are basically creating witnesses. And कम खर्चे में काम हो जाता है रजिस्ट्रेशन मैरिज करेगा तो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? लोगों को लगता है नहीं सर रजिस्टर मैरिज में मजा नहीं है। हाँ सच्ची बात है, उसमें मजा नहीं रहेगा शायद, क्योंकि तुमको तामझाम करने को नहीं मिलेगा, तुमको अच्छे से ड्रेसेस लेने को नहीं मिलेंगे, तुमको खर्चा करने को नहीं मिलेगा। मैरिज में लोगों को मजा नहीं आता बाबा, लोगों को खर्चा करने में मजा आता है। समझ में क्या बोल रहे हैं? लोगों को दुनिया को दिखाने को मजा आता है कि मेरे पास इतना पैसा है। Are you getting the point? And we use marriage as an occasion for the purpose of showing that we have so much money. We can spend so much money. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अगर किसी को लगता रहेगा नहीं सर ये मुझे मालूम है एक्चुअली इसका रियल पर्पस क्या है, रियल पर्पस विटनेस है, तो ठीक है बोल सकता है मुझे नहीं करने का, और वो नहीं करता रहेगा तो भी वो माइजर नहीं है। That means he is trying to prioritize how to spend money. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Please remember this particular thing, that if any of your friends or you decide to go for registered marriage, does not mean that a person is miser. It means a person is interested in using money in different ways. समझ में कैसे बोल रहा हूँ?
एनीवे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वहां पे भी क्या था, रजिस्ट्रार मतलब विटनेस था, वैसे यहाँ पे भी रजिस्ट्रार कौन है, विटनेस है, पेरेंट नहीं है। कंपनी रजिस्ट्रार पेरेंट है, क्या रे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, और पार्टनरशिप रजिस्ट्रार पेरेंट नहीं है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रार सिर्फ विटनेस है। तुम लोगों ने पार्टनरशिप किया और मुझे आके बताया, मैंने लिख के रखा कि ये पार्टनर, दूसरा पार्टनर सो एंड सो, तीसरा पार्टनर सो एंड सो, 10 पार्टनर है, 15 पार्टनर, इनका नाम, इनका पता, इनका परमानेंट अकाउंट नंबर, इनका आधार नंबर, इनके पार्टनरशिप फॉर्म का नाम, इसके पार्टनरशिप फॉर्म का पर्पस क्या है, और उनका एग्रीमेंट का उन्होंने कॉपी मेरे पास देके रखा है। हाँ मैंने संभाल के रखा हुआ है, बस काम खत्म। इसमें से कोई रिटायर हो जाएगा तो ये मुझे बताएंगे, मैं लिख दूंगा चाहिए रिटायर हो गया सो एंड सो डेट को। मतलब बाद में अगर कुछ झगड़ा हो गया, किसी ने बोला कि पार्टनरशिप फॉर्म ने हमको फंसाया हुआ है, इनके पार्टनर का गला पकड़ो, तो बोलूंगा लेकिन नहीं, कब फंसाया, सो एंड सो डेट को फंसाया क्या, ये जो पार्टनर है उसके पहले रिटायर हो गया था तो इसने तुमको फंसाया हुआ नहीं, इसको मत पकड़ो। दैट्स द बेसिक आइडिया। सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ। व्हाट इज अ पार्टनरशिप, इट्स नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन, व्हाट्स अ पार्टनरशिप, इट्स अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप भी कैसा बोला आप लोगों ने, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स, बिटवीन द क्या है, इंडिविजुअल बोला कि बिटवीन द पर्सन्स बोला, पर्सन्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लॉ इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, it tells you so many different things in so few words. They could have used the word कि partnership is a relationship between individuals. Individual बोलेगा तो उसका मतलब क्या होता है, natural human being। क्या समझता है मैं कैसे बोल रहा हूँ, but they are not using the word individuals, they are using the word persons। person का मतलब होता है उसके अंदर artificial person भी आ सकता है, that means it is possible for two companies to create a partnership। क्या समझता है मैं कैसे बोल रहा हूँ, और one individual and another company to create partnership। Is it clear all of you? So there is no compulsion that partnership will have to be always between two individuals. Anybody can be a partner in the partnership provided that somebody who is interested in entering into partnership can be classified as a person। अगर वो person है, उसका separate legal entity है, existence है कानून की नजरों में, तो उसको पार्टनर बनने का अधिकार है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप between the persons, or relation between the persons who have agreed, that means it is not coming out of any law, it is coming out of an agreement। पार्टनरशिप के कानून का मकसद क्या है कि आपने जो एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको मदद करना, ये हमारा मकसद है। एग्रीमेंट क्या करवाना तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम ये एग्रीमेंट कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो हमको मत पूछो, तुमको जो करना क्या करो। हाँ बेसिक चीजें तुमको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं बोलूंगा सर आपने बोला ना हमने कुछ भी किया तो चलेगा, तो हम लोग अफीम चरस गांजा का बिजनेस करने के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे, नहीं तो लोगों के बच्चों को किडनैप करने का और बाद में उनका सर रैंसम लेने का उसका बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप। मेरा एक दोस्त है जिम में जाता है, मस्त तगड़ा दिखता है, तो अच्छा है मतलब किसी को उठा के लेकर सकता है, तो बोलूंगा नहीं वो तो फिर भी नहीं चलेगा, क्यों, बिकॉज एनीवे इट्स इलीगल। तो पार्टनरशिप कैन नॉट बी स्टार्टेड फॉर इलीगल पर्पस एट ऑल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बाकी आपको जैसा करना है वैसा करो, आपस में क्या पीएसआर रखने का रखो, आपस में क्या इंटरेस्ट कैपिटल देने का दे दो, आपस में क्या इंटरेस्ट ड्राइंग करने का करवाओ, किसी को सिर्फ नॉमिनल पार्टनर, किसी को क्या करने का वो सब तुम डिसाइड करो, हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं। इवन फॉर्म का नाम क्या रखने को भी तुम डिसाइड करो, हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं। फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या रखने का तुम डिसाइड करो, हमारे पास से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 लड़के लोगों ने मिलकर एक एबीसी कंपनी नाम का, एबीसी एंड फॉर्म और एबीसी एंड कंपनी नाम का एक पार्टनरशिप हम चालू किया, और ये 3 बच्चों ने भी मिलकर फिर चालू किया एबीसी एंड कंपनी। ये दोनों झगड़ा करने का थे, सर हमारा नाम उन्होंने लिया, पार्टनरशिप लाइक बोले कि मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो ये आपका एग्रीमेंट है उनका एग्रीमेंट है, मैं इसे याद रखूंगा। इनका ऐसा थोड़ी होता है कि मिस्टर एक्स ने, फॉर एग्जांपल माय नेम इज आनंद एंड माय वाइफ नेम इज शैलजा, हम दोनों ने शादी किया, मतलब दुनिया में आनंद और शैलजा नाम के बाकी कोई शादी नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो कुछ जो करना है करो, मेरा नाम आनंद है, मेरा सरनेम मोरे है, तो ऐसा शायद कोई आनंद मोरे और भी रह सकता है दुनिया में, और ऐसी कोई शैलजा और सकती है दुनिया में, उनके फैमिली का नाम भी फिर से बार मोरे होने वाला है। तो मैरिज रजिस्टर को फर्क नहीं पड़ता, बोलते ठीक है ये आनंद और शैलजा ने शादी किया, वो आनंद और शैलजा ने शादी किया, इनका सरनेम मोरे उनका सरनेम मोरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लिख के रखूंगा, ये अलग डेट क्या अलग डेट का, ये इधर काम करते इधर काम करते, इनका ये ऑब्जेक्ट इनका वो ऑब्जेक्ट है, इनका ये पीएसआर उनका वो पीएसआर है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, वो सिर्फ अलग होगा, बाकी कुछ अलग नहीं होगा, हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं। गॉट आइडिया। कंपनी के बाद चाहोगे ऐसा नहीं चलता। अगर इन तीनों ने मिलकर कंपनी चालू किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और नाम रखा एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और बाद में ये तीनों को डिसाइड कर रहा है चलो उनका बिजनेस हम यूज करते चलो नाम, जैसा पहले कहते वैसा भी चालू करेंगे, तो रजिस्टर के पास आते बोलते रजिस्टर हमको भी चालू करना है एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर बोलेगा सॉरी वो नाम इनको दिया हुआ है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, आपको नहीं मिलेगा वो नाम, इट्स अ सिंपल लॉजिक। व्हाट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई, बिकॉज़ देयर द पेरेंट इज रजिस्टर।
ऐसा बोलेगा मुझे मालूम है मेरा एक बच्चे का नाम क्या है, दूसरे बच्चे का नाम है, वो तो सेम नहीं रखूंगा, वरना मुझे कंफ्यूजन होगा कौन से बच्चे के साथ बात कर रहा हूँ। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? बोलिए। ट्रेडमार्क अलग होता है ना, ट्रेडमार्क अलग होता है, तो पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहा है, तो तुमको ट्रेडमार्क एक्ट में वो पूछेंगे। Using a trademark is different thing and using a name is different. Mark is a mark, name is a name. Mark is like a signature. मैकडोनल्ड्स का एम है, अभी बाकी किसी का मैकडोनल्ड नाम नहीं आ सकता है, आ गई समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सिर्फ वो तुमको एम वो सिंबल है, वो तुम्हारा ट्रेडमार्क है, तुम्हारा सरनेम तुम्हारा ट्रेडमार्क नहीं है। वो लिखने का स्टाइल है, उसका नाम क्या? MARK, मार्क। तो मार्किंग कैसे करने का उसका पॉइंट है। सो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड दिस मार्क इज गोइंग टू बी, अगर तुमने रजिस्टर किया रहेगा तो अंडर ट्रेडमार्क एंड इट विल बी कंसीडर्ड, नॉट अंडर द पार्टनरशिप। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, partnership is a relation between the persons who have agreed to share the profits of the business. 1, 2 और 3 मन के सच्चे, करुणा से भरे मन, दुनिया में सब लोगों को अच्छा कुछ तो मिलना चाहिए और अगर उनके मन में लगता है, तो दे हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग होमलेस पीपल। They'll take donation from people and help the homeless people. मैं पार्टनरशिप का रजिस्टर मेरे पास आए, बोले सर रजिस्टर करने का बोला क्या पार्टनरशिप, बोले चलोगा, बताओ नाम क्या है? सर सो नाम है, क्या पर्पस क्या है? सर टू हेल्प होमलेस पीपल। हेल्प करोगे, कैसे हेल्प करोगे? नहीं सर हम लोगों के डोनेशन लेंगे और होमलेस पीपल को मदद करेंगे बस। तो सॉरी आप इसका पार्टनरशिप नहीं क्रिएट कर सकते। बोलते क्यों? बिकॉज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस रहना चाहिए, चैरिटी के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। You can't do partnership for the purpose of charity. You can create partnership only for the purpose of business. सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टनरशिप में चैरिटी नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप चालू करने के बाद तुम बोलते हो कि वह हमारे पार्टनरशिप फर्म ने एक होमलेस लोगों को मदद करने वाला, शेल्टर प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, डोनेशन मत दो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वो देने का तो दे दो, बट यू कांट स्टार्ट अ पार्टनरशिप फॉर डूइंग चैरिटी। द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द पार्टनरशिप शुड नॉट बी चैरिटी, इट शुड बी प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। सर लेकिन क्या करें, हमारा बिजनेस था, लॉस हो गया, अभी क्या करें, पार्टनरशिप टूटा गया। नहीं सर आपने बोला था ना who have agreed to share the profits of the business. Profits include negative profits. मतलब क्या? प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉस। प्रॉफिट शेयर करने के लिए प्रॉफिट पार्टनरशिप किया हुआ है, प्रॉफिट होना ही चाहिए ऐसा कंपल्सन नहीं बोला हुआ है। इंटेंशन वाज टू क्रिएट प्रॉफिट बट वी सफर्ड लॉस, इट्स ओके। एनीवे प्रॉफिट और लॉस इज अकाउंटिंग जनरली, इस साल में प्रॉफिट अगले साल में लॉस हो सकता है। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? और दोनों साल के प्रॉफिट और लॉस को देखो तो प्रॉफिट थोड़ा कम भी दिख सकता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और अगर तुम बोलोगे फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट अप टू डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऐसा पूरा चेक करोगे तो शायद लॉस हुआ ऐसा भी दिख सकता है, बीच में जो प्रॉफिट हुआ था पर अल्टीमेटली लॉस ही हो गया, ऐसा भी दिख सकता है। पॉसिबल, टोटली पॉसिबल। तो हम ये नहीं बोल रहे कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं कि आपने प्रॉफिट कमाने के लिए एक्टिविटी चालू करना चाहिए। अगर वो किया रहेगा तो उसको पार्टनरशिप बोल सकते हैं, वरना पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। तो पार्टनरशिप कैन नॉट बी स्टार्टेड फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी। Partnership should be for the purpose of sharing profits of the business. Profit does not mean always positive profit, it also includes negative profit. So generally if you tell PSR, it is automatically assumed to be LSR. मतलब क्या? Profit sharing ratio and loss sharing ratio, if they are not separately given, then PSR and LSR is assumed to be same. क्योंकि sharing the profits of the business मतलब sharing negative profits. हाँ लेकिन कोई पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए बहुत दिमाग चला सकते हैं कि प्रॉफिट के लिए ये वाला रेशियो और लॉस के लिए वो वाला रेशियो, ऐसा कर सकते हैं क्या? यस सर। ऐसे कैसे चलेगा? अरे भैया एग्रीमेंट जो तुम एग्रीमेंट करोगे हमको चलता है, तुमने क्या क्या हमको सिर्फ बताओ। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट्स अ रिलेशनशिप आउट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और वो बिजनेस भी कैसा? पार्टनरशिप का बिजनेस है सर, सबने काम करना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। 4 पार्टनर्स है, 6 पार्टनर्स है, 10 पार्टनर्स है, सर 10 में से ना 3 लोग काम करते हैं, बाकी के 7 लोग घर पे रहते हैं, चलेगा सर। ऐसा कैसे पार्टनरशिप हो गया? दैट इज ओके, दैट इज एग्रीड बिटवीन देम। मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। जिस तरह से पुराने जमाने की शादियों में ऐसा रहता था कि हस्बैंड काम करेगा, बीवी घर संभालेगी, दोनों ने पैसा कमाने की जरूरत है, ऐसा एक्सेप्ट किया हुआ। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ये पूरा पूरा घर संभालेगी, वो पूरा पूरा पैसा लेके आए। वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, कोई सिर्फ कैपिटल देगा, बोलेगा तू काम कर, कोई बोलेगा मैं सिर्फ काम करूंगा, मेरे पास कैपिटल नहीं है लेकिन मैं काम करके दिखाता हूँ, कोई बोलेगा मेरे पास कैपिटल है लेकिन मुझे काम करने की बड़ी इच्छा है क्योंकि मेरे पास नॉलेज है,
वैसा कर, तुम लोग आपस में डिसाइड करो कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा। हमको सिर्फ एक ही बोला कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल भी चलेगा। सर हम लोग पार्टनरशिप चालू करते हैं, बाद में लोगों को एम्प्लॉय करके हम घर पे आराम से बैठते हैं, वो पार्टनरशिप नहीं होगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम। सर मतलब एम्प्लॉय रखने का नहीं, क्या रखो ना, बट एटलीस्ट 1% शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर हु इज एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम। ये तो बाद में बोलेंगे किसने काम किया हमको पता ही नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, व्हाट आइडिया। बट इसका मतलब क्या क्रिएट हो जाएगा कि यू विल हैव टू क्रिएट सम स्ट्रक्चर वेयरइन सिंस यू हैव गिवन परमिशन, पार्टनरशिप क्रिएट करने का रहेगा तो दोनों पार्टनर को काम करना पड़ता है, जितने पार्टनर रहेंगे उनको सबको काम करना पड़ता है, ऐसा कंडीशन डाला हुआ नहीं है। तुमने खुद ही बोल के रखा इट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, बट दैट बिजनेस नीड नॉट बी डन बाय ऑल, दैट बिजनेस कैन बी डन बाय सम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ये अगर तुमने एक्सेप्ट किया हुआ है तो इसका मतलब तुमको अभी इस सिचुएशन में जिनको काम करने का ताकत दिया है उन्होंने, जो लोग पीछे बैठने वाले हैं उनको फंसाना नहीं चाहिए, इसका मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। सिमिलरली जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उन्होंने, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मैंने साइन किया है क्या, मैंने साइन नहीं किया ना, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में सामने आया था क्या, मैं नहीं आया था ना, तो मुझे मत पकड़ो, ऐसा करके अपना जिम्मेदारी उन्होंने झटकना नहीं चाहिए, इसका भी सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। वरना द अदर पार्टी, थर्ड पार्टीज, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग पार्टनर डिसीविंग द स्लीपिंग पार्टनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लीपिंग पार्टनर्स shirking the responsibility against the outside world। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, वर्किंग पार्टनर ने फ्रॉड किया, वो भाग के चला गया, वर्किंग पार्टनर ने थर्ड पार्टी को फंसाया, भाग के चला गया, थर्ड पार्टी बोलते मेरा नुकसान हो गया भर क्या दो, तो स्लीपिंग पार्टनर बोलते मैंने थोड़ी साइन किया था, मुझे मत पूछ, फिर पार्टनरशिप का क्या मतलब, दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो इट इज नेसेसरी फॉर यू टू एक्सेप्ट दैट तुमने ये डेफिनेशन क्रिएट किया हुआ है, तो डेफिनेशन में क्या बोला तुमने, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैन ऑन बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस डेफिनेशन ने आगे एक नया शॉर्ट नोट क्रिएट कर दिया, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स अगेंस्ट ईच अदर एंड अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूं, आर यू गेटिंग द आइडिया। ओके नेक्स्ट पार्ट, फिर वो क्या बोलता है, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद अनदर आर कॉल्ड एज इंडिविजुअली एज पार्टनर्स। तो उस रिलेशनशिप में जो उतरते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनर्स बोलते हैं। और सब पार्टनर्स को एक साथ बोलने का हम क्या बोलते हैं, उनका क्या है, फर्म। फैमिली नहीं बोलते, फर्म बोलते हैं। मैरिज की वजह से क्या क्रिएट होता है, फैमिली, और पार्टनरशिप कैसे क्या क्रिएट होता है, फर्म। कैन यू शो माय मैरिज, यू कैन शो हस्बैंड, यू कैन शो वाइफ, यू कैन शो मैरिज, मैरिज इज देयर। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ, इट इज देयर, योर फैमिली इज देयर, यू कैन शो द फैमिली सेपरेटली फ्रॉम द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ द फैमिली। तो अगर यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, माई सेल्फ, माई वाइफ एंड 2 ऑफ माई सन्स, तो इधर बैठने को कितना कुर्सी रखना पड़ेगा, 4 ही कुर्सी रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 लोग हैं। नहीं सर पूरा फैमिली आया है तो फैमिली को बैठने को कुर्सी रखो, उसका जरूरत नहीं। समझ कैसे बोल रहा हूँ, 4 लोग आया हुआ है तो 4 लोगों को कुर्सी रखो, क्योंकि फैमिली इज मेड अप ऑफ ऑल दिस डिफरेंट पीपल। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ, सेम इज अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म, ये फर्म इज मेड अप ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो अगर 4 पार्टनर आते हैं पार्टनरशिप के रजिस्ट्रार के ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं कि हम लोग 4 पार्टनर्स है, हमारा एक फर्म है, तो रजिस्ट्रार उनको बैठने को कुर्सी रखेगा, क्या रखेगा, कितना कुर्सी रखेगा, 4 ही कुर्सी रखेगा, 5 कुर्सी नहीं रखेगा। लेकिन याद रखो अगर कंपनी क्रिएट करना करे तो एक्स्ट्रा कुर्सी रखना पड़ता है, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पार्टनर्स, सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, हस्बैंड वाइफ मिलके, हस्बैंड वाइफ बच्चे लोग मिलके क्या बन जाएगा, फैमिली बन जाएगा, और पार्टनर्स मिलके क्या बन जाएगा, फर्म बन जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो जब वो फर्म के नाम से ट्रांजैक्शन करते रहते हैं तो इन दैट केस दे आर एक्चुअली बाइंडिंग एवरीबॉडी, और जब वो अकेले अकेले ट्रांजैक्शन करते रहते हैं दैट टाइम दे आर नॉट बाइंडिंग एवरीबॉडी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। देन कम्स एन एक्सपर्ट, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी लेट्स टेक एग्जांपल कि माय वाइफ इज वर्किंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी, जस्ट एग्जांपल, एंड सपोज उसने वहां पे कुछ गलती किया, लेकिन उसने कुछ बड़ा अच्छा चीज करके दिया, उसने कुछ अच्छा चीज करके दिया तो उसको गिफ्ट मिलने वाला था, लेकिन गिफ्ट जब मिलना था उस दिन वो नहीं गई थी, मैं बोला मुझे गिफ्ट दे दो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो वो बोलेंगे सर ठीक है, लेकिन आपको गिफ्ट दिया हुआ है तो याद रखने का कि उसको दिया है हमने, फिर से आके नहीं बोल सकती है आपने मेरे हस्बैंड को दिया, मुझे किधर दिया, मुझे वापस दे दो नया वाला गिफ्ट, दैट्स नॉट अलाउड। इट इज कंसिडर्ड दैट आपको दिया मतलब इट इज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ योर एंटायर फैमिली, और इट इज गिवन फॉर योर एंटायर फैमिली। काम खत्म। तुम उसके बिहाफ पे लेके गए मतलब तुम्हारे फैमिली को दिया मतलब तुमको दिया, ये हमने अज्यूम कर दिया, वैसे यहाँ पे भी चलने वाला है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो फर्म के नाम से तुम ट्रांजैक्शन कर सकोगे क्या, कर सको, because we are creating a new entity called as firm or new concept, I'll not say entity, a new concept called as firm। जिस तरह से फैमिली का फैमिली नेम रहता है
उस तरह से फर्म का क्या बनेगा, फर्म नेम बनेगा। सो अभी गड़बड़ क्या हो गई, मतलब एक क्या आर्यमन मोरे, एक क्या शौनक शिरगांवकर, बराबर, और क्या नाम है आपका, सोहम सरनेम तांबेकर, ऐसा 3 लोग हैं, फॉर्म बनाएंगे, सरनेम क्या रखे, मोरे रखे कि शिरगांवकर रखे कि तांबेकर रखे, झगड़ा हो जाएगा ना, बोलते नहीं आप फॉर्म नेम अलग से डिसाइड कर सकते हैं। तो आपका सरनेम गायब नहीं होगा, आपका सरनेम जो है वही रहेगा एज अ पार्टनर, बट आपका फॉर्म का नेम अलग रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय यू। अपना सरनेम अपने को डिसाइड करने को मिलता नहीं है, लड़के लोग को मिलता है, लड़का लोग को जनरली मिलता नहीं। समझ में क्या बोल रहा हूँ, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू कैन डिसाइड कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, वो वाला अच्छा लग रहा है, चलो ये वाला ले लेते हैं, दैट्स पॉसिबल फॉर यू। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म द राइट इज गिवन टू एवरीबॉडी irrespective of gender. You can decide what should be the partnership name you are going to go for. सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ, got the idea? Okay, चलो ठीक है। So what are the elements of partnership? कौन पढ़ेगा, मैडम जी पढ़ेगी, अगर ना बोलेगी तो ऐसे चालू करूंगा। चलो। The definition of the partnership contains the following 5 elements which must coexist before a partnership can come into existence. Partnership is an association of 2 or more persons. The partnership must be a result of an agreement entered into by all persons concerned. Partnership is organized to carry on some business. The agreement must be shared. The profit must be to share the profits of the business. The business must be carried on by all or any of them acting for all. Okay, so what are the points which are mentioned here? Partnership is an association of 2 or more persons. कम से कम 2 लोग चाहिए। You cannot make partnership with yourself. जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने बोला था, you cannot enter into contract with yourself. Similarly, you cannot make partnership with yourself. कौशिक कॉलिंग, कौशिक क्या नाम था उसका, वो कार्तिक कॉलिंग, ऐसा कुछ नहीं करने का सर। ये वाला कार्तिक इन पार्टनरशिप विद दैट वाला कार्तिक, दैट्स नॉट अलाउड। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एटलीस्ट 2 persons आर रिक्वायर्ड। 2 or more individuals बोला कि 2 or more persons बोला हुआ है, persons बोला हुआ है। Next, partnership must be a result of an agreement entered into by all persons concerned. तो जो लोग पार्टनर्स बनना चाहते हैं उनका सबका एग्रीमेंट रहना चाहिए। अभी ये पर्टिकुलर जो फीचर है इसको बाद में एक छोटा सा एक्सेप्शन क्रिएट होगा, वो ये पार्टनर बाय एस्टोपेल, वो ये पार्टनर बाय होल्डिंग अप, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। बट जनरली ऑल दोस पीपल हु वांट टू बी द पार्टनर दे आर सपोज्ड टू गिव कंसेंट टू दैट पार्टनरशिप कि मुझे उस पार्टनरशिप में आना है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अपना जो माइथोलॉजी है उसके अंदर आपने कभी कभी सुना रहेगा भीष्म पितामह, उन्होंने क्या किया, अंबा, अंबिका और अंबालिका, उनको उठा के लेके आए, तो शादी करवाएंगे करके। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, रुक्मिणी को उठा के लेके गए थे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अर्जुन ने क्या किया था, सुभद्रा को उठा के लेके गए थे। तो वैसा हम पार्टनर को उठा के लेके नहीं आ सकते, चल तू पार्टनर बन जाएगा, नो, दैट्स नॉट अलाउड। राक्षस विवाह नाम का कंसेप्ट है अपना इंडियन माइथोलॉजी में और इंडियन सिस्टम में, राक्षस विवाह नाम का कंसेप्ट है, जहाँ पे लड़की का इच्छा है कि नहीं, कुछ पूछते नहीं, उसको उठा के लेके जाते, बोलते चल शादी हो गया, खत्म, बोलते राक्षस विवाह। वैसा राक्षस पार्टनरशिप इज नॉट अलाउड। समझ क्या बोल रहा हूँ? ऑल द पार्टीज कंसेंट शुड बी willing, agreeing to enter into partnership. Agreement is compulsory. Okay. Next part, partnership is organized to carry on some business. ये मैंने डिस्कस किया था। You cannot do partnership for the purpose of charity. It will have to be always for the purpose of business. Agreement must be to share the profits of the business. मतलब वो कैसे शेयर करने का तुम्हारे ऊपर, एक को 99%, एक को 1%, that is also okay for us. जैसा कंसिडरेशन में क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिडरेशन did not be adequate. Consideration should be there. वैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, तुम्हारा PSR क्या रहना चाहिए, हम ये नहीं करेंगे कि it should be equal, it should be 2:1, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, जो तुमको करने का करो, बट देयर शुड बी एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, मतलब सर ऐसा क्यों बोला स्पेसिफिकली, अभी पार्टनरशिप है तो वही होगा ना। सी वन पार्टनर इज सेइंग दैट मुझे सैलरी मिलता रहने दो, मुझे प्रॉफिट नहीं दिया तो भी चलेगा, फर्म को प्रॉफिट हुआ नहीं तो फर्म को लॉस हुआ तो भी कुछ फर्क पड़ता नहीं, मुझे प्रॉफिट, मुझे सैलरी मिलता रहना चाहिए। तो बोलूंगा फिर वो पार्टनर नहीं, फिर वो तुम्हारा एम्प्लॉई है। पहले समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? दैट्स व्हाई वी आर स्पेसिफाइंग दैट एग्रीमेंट शुड बी to share the profits of the business. Clear? बाद में क्या क्या next part? The business must be carried on by all or any one of them acting for all. The business must be carried on by all or any one of them acting for all. जरूरी नहीं है कि सबने काम करना चाहिए, सबने एग्री करना चाहिए, सच्ची बात।
लेकिन सबने काम करना जैसा कुछ कंपल्शन नहीं है. There is a chance that some partner, especially at a time, I'm an old partner now, I already have a good amount of capital, but I don't have necessary energy. And then there is somebody who is very young like you, and you're saying that, sir, I'm having all the energy, I'm having a lot of different knowledge also of the new modern economy, but I don't have necessary capital. So there is one option that you give your money to bank in fixed deposit. I will go to the bank and I'll take loan from the bank and I'll do the business, I'll make profit. Or another technique, sir, आप ना कैपिटल आप इस बिजनेस में डायरेक्टली डाल दो ना, आप पार्टनर ही बन जाओ ना, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. बैंक के पास से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट में क्या को खुश होते हो, आप तो मुझे पहचानते हो, बोलता अच्छी बात है, दिस इज अ गुड आइडिया. लेकिन सर इसमें थोड़ा रिस्क है, रिस्क चलेगा, नो प्रॉब्लम. तो हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट there is a one partner who is going to say that I'm going to be a sleeping partner, just going to provide capital. Other partner is going to be a working partner, probably not going to give capital, or maybe going to give small amount of capital, but going to take more responsibility of the work. In that case, we are going to say, अच्छी बात है, चलो इसको क्या कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट हो गया. एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल भी चलेगा. मिनिमम 2 लोग रहने चाहिए, सच्ची बात है, बट इसका मतलब मिनिमम 2 लोग एक्टिंग रहने चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं. तो 10 लोगों का पार्टनरशिप है, तो 10 में से कम आधे लोग वर्किंग रहने चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं. एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट इज आल्सो ओके फॉर अस. लेट ऑल ऑफ यू, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. हां जी बोलिए. या यू विल ऑलवेज मेंशन दैट. नहीं तो बाद में तुमको बाद में झगड़ा हो जाएगा फिर से आपस में. बोला. Yeah, just keep quiet. Individual म्हणजे natural human being. Person म्हणजे artificial person पण येऊ शकतो. So 2 companies can also enter into contract of partnership. They can make a partnership, joint venture, Vodafone Idea. बाद में दोनों एक ही कंपनी बनाए थे, डिफरेंस होगी, बट इनिशियल उनका क्या था, आपस में पार्टनरशिप था. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. So it is possible because the wording is between persons. If they would have used the word between individuals, तो वो possible नहीं होता था. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. Okay. Next part. We shall now discuss the aforesaid elements one by one. फटाफट से पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारा डिस्कस करके हो गया, इसमें कुछ छोटा मोटा पॉइंट रहेगा तो हम लोग उसको फिर से बार डिस्कस करेंगे. पढ़िए शौनक जी. We shall now discuss the aforesaid elements one by one. 1. Association of 2 or more persons. Partnership is an association of 2 or more persons. Again, only persons recognized by law can enter into an agreement of partnership. Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. Again, a minor cannot be a partner in a firm, but with the consent of all the partners may be admitted to the benefits of partnership. The Partnership Act is silent about the maximum number of partners, but Section 464 of the Companies Act 2013 has now put a limit of 50 partners in any association or partnership firm. Number 2, agreement. It may be observed that partnership must be the result of an agreement between 2 or more persons. There must be an agreement entered into by all the persons concerned. This element relates to voluntary contractual nature of partnership. Thus, the nature of the partnership is voluntary and contractual. An agreement from which relationship of partnership arises may be expressed. It may also be implied from the act done by partners and from a consistent course of conduct being followed, showing mutual understanding between them. It may be oral or in writing. Just a second, ना जरा दूसरा मैसेज टाकतो मी. ओके ठीक है. मैं किधर था. एसोसिएशन भी हो गया of 2 or more persons. It's an association of 2 or more persons. Again, only persons recognized by law can enter into partnership agreement. Person recognized by law, जिसको पर्सन करके कानून मानता है, तो जिसको कानून पर्सन करके मानता नहीं है उसको पार्टनरशिप क्रिएट करना अलाउड नहीं. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. Then comes the next part. Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. अभी ठीक से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. जरा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, स्पेशली अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, अगले साल इनकम टैक्स सीखने के टाइम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा. मैं बता के रखता हूँ कि an individual, another individual, can they do partnership? One company, another company, can they do partnership? One trust, another trust, can they do partnership? Yes. Why can't? Yes, provided it should be for the purpose of doing business. उनका खुद का एक्टिविटी जो है वो चैरिटी रहेगा, बट वो बिजनेस करने के पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट उनके ट्रस्ट डीड में वो बोला हुआ रहना चाहिए कि उनको ऐसा पार्टनरशिप करना अलाउड रहेगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. कैन वन कंपनी एंड वन इंडिविजुअल डू पार्टनरशिप? यस. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. Then comes the next part. Can one partnership and another partnership do partnership? No. Why? Because partnership is a relationship. Partnership is not a person. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ.
Then comes the next part. आगे क्या है? Again, a minor cannot be a partner in the firm, but with the consent of all the partners, may be admitted to the benefits of partnership. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक पॉइंट बोला हुआ था, उस पॉइंट को यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने ये सीखा हुआ है कि अगर आप पार्टनर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर 1, if any benefit is given to the minor, it cannot be taken back, and minor is never personally liable for the contract. हाँ, इस प्रॉपर्टी में भी liable to the contract. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो माइनर के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ रहेगा और उसके पास जो गुड्स है, बचा कुछ गुड्स वापस ले सकते हैं, आगे कुछ नहीं कर सकते. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? इनफैक्ट हमने वो भी सीखा रहेगा कि गार्डियन रहेगा, उसने माइनर को मदद किया रहेगा, तो भी इन दैट केस देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी. याद है क्या आपको सबको? और वो भी क्या, वो बड़ा होने के बाद क्या करेगा, कैसे करेगा, अलग अलग चीज कंसिडर किया हुआ है. और उसने बहुत सारा अमाउंट पेमेंट किया रहेगा, तो हम बोलेंगे नहीं, इट शुड बी कमेंसरेट टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द माइनर. ऐसा कुछ अलग अलग पॉइंट्स आया रहेगा, अगर याद रहेगा. सेम इज केस है, उसी प्रिंसिपल्स को आगे खींच के रखा हुआ है. नंबर 1, आप माइनर को पार्टनर नहीं कर सकते, लेकिन अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. आई रिपीट, अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ, माइनर को लाया हुआ है और फॉर्म में प्रॉफिट हुआ, तो उसको उसका शेयर देना पड़ेगा. लेकिन अगर लॉस हुआ तो उसको उसका शेयर देने की जरूरत नहीं. जरूरत नहीं मतलब दे नहीं सकते. You can give it to him because it is already mentioned that a minor, number 1, cannot be admitted as a partner, and number 2, if it is admitted as a partner, then it can be only for the benefits of partnership, not for the losses of partnership. दूसरा पॉइंट क्या था? एग्रीमेंट. It may be observed that a partnership must be a result of an agreement between 2 or more persons. There must be an agreement entered into by all the persons concerned. This element relates to voluntary contractual nature of partnership. Thus, the nature of partnership is voluntary and not contractual. उन्होंने खुद में आपस में डिसाइड किया रहा है मुझे करना क्या करके. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? इट इज नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ सम अदर कॉन्ट्रैक्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एग्रीमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग इनटू एक्जिस्टेंस. एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप इज नॉट कमिंग इनटू एक्जिस्टेंस. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग इनटू एक्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. सो पहले क्या बना? आपस का एग्रीमेंट बना, बाद में पार्टनरशिप क्रिएट हुआ. पहले पार्टनरशिप था, उसमें से बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ऐसा सब नहीं कंसीडर करने का. ओके, नेक्स्ट पार्ट. हाँ बोला. मायनरला पार्टनर म्हणून त्याच्या बेनिफिटला ऍडमिट केलं तर त्याला कॅपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करायला टीम में कंपल्शन नहीं है. कंपल्शन नहीं. कंपल्शन ऑफ कैपिटल इज नॉट फॉर एनी पार्टनर. समझेगा? बोलो. आणि कंपनीच्या मेमोरंडम मध्ये लागतं की इट इज अलाउड टू एंटर इनटू पार्टनरशिप का त्याला लागतं. यस, इट विल नेसेसरी, वरना नहीं करने को मिलेगा. यस, वो इंसिडेंटल एंड एंसिलरी ऑब्जेक्ट में आता है, मेरा ऑब्जेक्ट में नहीं आता है. इंसिडेंटल एंसिलरी में आता है. एन एग्रीमेंट फॉर फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस मे बी एक्सप्रेस. It may also be implied from the act done by the partners and from a consistent course of conduct being followed, showing a mutual understanding between them. It may be oral or in writing. This is a very, very important point, and this is a confusing point. इस पर हमेशा case study आते हैं कि can this be considered as partnership? समझ कैसे बोल रहा हूँ? Can this be considered as partnership? For example, let us say A, B, and C, 3 of them. They accepted a bill of exchange drawn by D. समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? Who are they? They are joint promisors. क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? And then D has discounted the bill with the bank. Bank has given him money. Afterwards, bank goes for collecting money at the time of due date, and ABC are not paying. Just example. So in that case, bank is again collecting money from the drawer. Then drawer is saying that इनके बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं, क्योंकि तीन लोग जॉइंट पार्टनर्स हैं. समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? जॉइंट पार्टनर्स, सॉरी, इनके बीच में जॉइंट एग्रीमेंट था, ये जॉइंट प्रॉमिसर्स थे. इसका मतलब ऑटोमेटिकली दे आर पार्टनर्स. ऐसा कंसिडर करना पॉसिबल है क्या? व्हाट इज योर ओपिनियन? उन्होंने इक्वली शेयर किया बराबर से मस्त से. 97 रुपीज का बिल ऑफ एक्सचेंज था. 37 रुपीज उन्होंने घर पे लेके गए थे. जो भी कुछ किया रहेगा, जब उसको बेनिफिट लिया रहेगा वो रहेगा. सो कैन दे बी कंसिडर्ड टू बी पार्टनर्स? दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बिकॉज हमने बोल कर रखा है कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट. एग्रीमेंट कैन बी आइदर एक्सप्रेस और ओरल, एंड एग्रीमेंट कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंडक्ट. So now can it be considered as a partnership? क्यों? जॉइंट प्रॉमिसर सुना त्यांचं कसं ठरलं थोडी होतं की पार्टनरशिप करायचं आणि मग असं ते असं केलं. ते बाहेर कसं करणार? मग काय म्हणते म्हणजे हाऊ कॅन यू से दॅट दिस इज द
रजिस्टर केलं पार्टनरशिप पार्टनरशिप कैन बी ओवरऑल, तो रजिस्टर कैसे हो सकता है? पार्टनरशिप कैन बी ओवरऑल ऑल्सो। और अगर तुम खुद ही बोलते कि इट कैन बी आउट ऑफ इम्प्लाइड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, तो रजिस्ट्रेशन का जनरेट ही नहीं आता है इन दैट केस। मतलब इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड बट इट कैन बी कन्फर्ड अपॉन द पास्ट बिहेवियर, देन वी कैन से दैट इट इज अ पार्टनरशिप, ऐसा करके बोल के रखा हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन का जनरेट ही नहीं आता है। But everyone is individually liable for the entire process. जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी नाम का कंसेप्ट उधर भी है। जॉइंट प्रोमिसेस में भी सेम टू सेम सिचुएशन है। इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, अगर एबीसी ने पेमेंट नहीं किया रहेगा और सपोज वो डी को सिर्फ सी मिलता रहेगा, ए और बी गुम हो गए, नहीं मिल रहा है, तो वो सी के पास से पूरा पैसा वसूल करेगा और बाद में सी एंड बी के पास से अपना अपना वसूल बाद में वसूल करेगा नहीं करेगा उसका प्रॉब्लम। ही कैन टेल इट टू डी कि मैं तो मेरा 30 दूंगा, बाकी का 60 उनके पास नहीं मिलता, तेरा नुकसान, ऐसा नहीं है। वो बोलेगा जॉइंट प्रोमिसेस है, मतलब जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी भी आ गया, मतलब ये पार्टनरशिप हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ब्रेक के बाद सोचेंगे।